तो आज की चर्चा शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने दुनिया को कहना चाहिए चौंका दिया। हाँ। 2022 में ग्लोबल टाइगर डे पर नेपाल ने घोषणा की सिर्फ 10 सालों में उन्होंने अपने बाघों की आबादी लगभग 3 गुना कर दी। 3 गुना? हाँ, कुल 355 बाघ। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, जरूर। समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतनी बड़ी बात है, नेपाल ने ये किया कैसे और अब इसके मायने क्या हैं। हमारे पास इस पर एक YouTube वीडियो से जानकारी है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। मतलब सोचिए, 1 सदी पहले दुनिया में करीब 1 लाख बाघ थे। 1 लाख? हाँ। और 2010 तक ये संख्या 97% घट गई। सिर्फ 3,200 रह गए थे। बाप रे, 97%? हाँ जी। अगर हालात ऐसे ही रहते तो शायद 2050 तक बाघ विलुप्त हो जाते। ये वाकई एक वैश्विक संकट था। वाकई चिंताजनक स्थिति थी। लेकिन एक मिनट, ये बाघ, ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए? देखिए, बाघ यानी पैंथेरा टिग्रिस, वो जंगल के राजा हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर के शिकारी, मतलब एपेक्स प्रेडेटर। अच्छा। वो हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों की आबादी को काबू में रखते हैं। इससे क्या होता है, जंगल का संतुलन बना रहता है। और सिर्फ शाकाहारी ही नहीं, वो दूसरे शिकारियों को भी नियंत्रित करते हैं। उनके बिना पूरा इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, गड़बड़ा सकता है। और इसका असर? वनों की कटाई बढ़ सकती है। और यहाँ तक कि इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव भी बढ़ सकता है। हाँ, और ये संतुलन बिगड़ने का असर सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं रहता। सही कहा आपने, अक्सर इंसानों तक भी पहुंचता है। बिल्कुल। पर इनकी संख्या इतनी इतनी ज्यादा घटी क्यों थी? क्या वजह थी? वजहें, देखें, कई वजहें थी। एक तो ऐतिहासिक रूप से देखें तो राजा महाराजाओं के लिए बाघ का शिकार एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। हाँ, सुना है। जैसे नेपाल में ही एक जमाने में शाही मेहमानों के लिए बड़े शिकार आयोजित होते थे। फिर आया अवैध शिकार, पोचिंग। वो क्यों? पारंपरिक दवाओं में इनके अंगों के इस्तेमाल के लिए। और फिर लग्जरी सामान, खाल से कोट, जूते, यहाँ तक कि महंगी शराब के लिए भी। और इसके साथ साथ जंगलों का कटना, बढ़ता शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, इन सब ने मिलकर बाघों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया था। समझ गए। तो ये जो खतरनाक गिरावट थी, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, मतलब वैश्विक स्तर पर? एक बहुत बड़ा कदम था 2011 में। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक हुई। अच्छा। वहां नेपाल समेत 13 देश जहां बाघ पाए जाते हैं, वो सब मिले और उन्होंने मिलकर TX2 यानी टाइगर्स टाइम्स 2 अभियान शुरू किया। TX2 मतलब टाइगर्स गुणा 2? हाँ। लक्ष्य था 10 साल में अपने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना। और नेपाल ने तो कमाल ही कर दिया। न सिर्फ लक्ष्य हासिल किया बल्कि उससे कई कई आगे निकल गया। ये कैसे हुआ? ये कहानी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, नेपाल ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। मतलब कोई एक चीज नहीं भी। जैसे? पहला कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 1973 का था, उसे सख्ती से लागू किया। फिर अवैध शिकार रोकने के लिए 400 से ज्यादा इकाइयां बनाई, एंटी पोचिंग यूनिट्स। 400 से ज्यादा? जी। और इसमें नेपाली सेना ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई, खासकर तस्करी रोकने और उनके रहने की जगहों की निगरानी में। और मैंने सुना है कि इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, आम लोगों की भागीदारी कमाल की रही। बिल्कुल, ये शायद सबसे अहम पहलू था। जो संरक्षित इलाके हैं, उनके पास रहने वाले करीब 40,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को इसमें जोड़ा गया। 40,000? वो कैसे? उन्हें जंगल से सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा करने जैसी कुछ सुविधाएं दी गई। बदले में वे अवैध शिकारियों पर नजर रखते थे, जानकारी देते थे। अच्छा, एक तरह का लेन देन। हाँ, एक तालमेल। और इसी तालमेल का नतीजा था कि नेपाल 2012 से 2016 तक लगातार 5 साल जीरो पोचिंग हासिल करने वाला पहला देश बना। जीरो पोचिंग 5 साल लगातार, ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ, एक भी बाघ का अवैध शिकार नहीं हुआ इन 5 सालों में। कमाल है। अच्छा, शिकार रोकना एक बात हुई, लेकिन बाघों को फलने फूलने के लिए सही माहौल देना भी तो जरूरी था, है ना? निश्चित रूप से। और इस पर भी काम हुआ। राष्ट्रीय पार्कों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे चितवन और बर्दिया नेशनल पार्क। फिर बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल सुरक्षित आ जा सकें, इसके लिए वन्य जीव गलियारे बनाए गए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और पानी के स्रोत बढ़ाए गए। अकेले बर्दिया नेशनल पार्क में 180 से ज्यादा तालाब खोदे गए। कुछ में तो सौर ऊर्जा वाले पंप भी लगाए गए। तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ होगा जरूर, बाघों को गिनने या ट्रैक करने में। हाँ बिल्कुल,
कैमरा ट्रैप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। कैमरा ट्रैप्स? जी, ये वो ऑटोमेटिक कैमरे होते हैं जो जानवरों की हरकत से खुद ही तस्वीरें खींच लेते हैं। और क्योंकि हर बाघ की धारियां, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, अनोखी होती हैं, अच्छा, तो इन तस्वीरों से उनकी गिनती करना और उन पर नजर रखना आसान हो गया। तो असल में ये किसी एक जादू की छड़ी का कमाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो सख्त कानून, अच्छी तकनीक, उनके रहने की जगह को बेहतर बनाना और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलने का मिला-जुला असर था। एकदम एक बहुआयामी रणनीति थी ये। और नतीजा? नतीजा तो सबके सामने है, शानदार रहा। नेपाल ने अपना T2 लक्ष्य कब का 2018 में ही पूरा कर लिया था। 4 साल पहले ही? हाँ, और 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर 355 हो गई, मतलब लगभग 3 गुना। वाह, 10 साल में 3 गुना, ये तो वाकई कमाल की उपलब्धि है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है, शायद। हाँ, और यही अब एक बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल के जंगलों में करीब 380 से 400 बाघों के रहने की ही क्षमता है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, मतलब सीमा है एक तरह की। जी, तो अब आबादी बढ़ने के साथ इंसानों और बाघों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तो चिंता की बात है। हाँ, बहुत। 2019 से 2022 के बीच 3 सालों में 100 से ज्यादा हमले हुए और उनमें 60 से ज्यादा लोगों की जान गई। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। अब लोगों को बाघों के साथ सुरक्षित कैसे रहना है, ये सिखाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, पर ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हमने देखा कि कैसे नेपाल ने एक असाधारण सफलता हासिल की, बाघों को विलुप्ति के कगार से वापस लाए। ये कहानी है संरक्षण की, सामुदायिक भागीदारी की और दृढ़ संकल्प की। सही कहा, यह संरक्षण की दुनिया में वाकई एक मिसाल है। लेकिन अब चुनौती है इस सफलता को संभालने की। हाँ, ये जो बढ़ती बाघ आबादी है और जो इंसानों की सुरक्षा है, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां भी इस संरक्षण का काम हो रहा है, उन सब के लिए सोचने वाला है। सही। और ये हमें इस विचार पर भी छोड़ जाता है कि क्या संरक्षण की हर बड़ी सफलता अपने साथ इसी तरह की जटिल दुविधाएं लेकर आती है। सोचने वाली बात है।